शिक्षण के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत। नई शिक्षा नीति 2020 में जो 5वां अध्याय है शिक्षक और शिक्षक शिक्षा पे लिखा गया है। किसी भी पॉलिसी में कोई भी शिक्षा नीति बनती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है शिक्षक। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक को सबसे अधिक केंद्रित किया गया है, क्योंकि बच्चों के ज्ञान के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, नैतिकता के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में शिक्षकों की शिक्षा यानी जो शिक्षण है उनका जो भर्ती की प्रक्रिया है, कई ये समस्याएं आई थी, वो जो है परिस्थिति के अनुसार नहीं चल पा रही। तो नई शिक्षा नीति में इन बिंदुओं को सबसे अधिक फोकस किया गया है कि शिक्षक शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए और शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है, योग्यता है, उसमें कैसे जो है गुणात्मकता लाई जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समिति के द्वारा अध्ययन किया गया कि सबसे अधिक जो शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है, पहला बिंदु ये देखा गया कि वर्तमान समय में भी देश में लगभग 10 लाख शिक्षक जो पद है खाली है। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे विज्ञान, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, उसमें कई जगह या तो हिंदी का टीचर पढ़ा रहा है या कहीं गणित के विषय जो है हिंदी का टीचर पढ़ा रहा है। कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण विषय है उनमें ही शिक्षकों की कमी है, तो अपने आप ही गुणवत्ता में क्या होगी, कमी होगी। और इसके आधार पे जो शिक्षा नीति में बिंदु आए हैं, सबसे पहले जो इसका उद्देश्य तो जो 5वां चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन, यानी सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया है इसी को इम्प्रूव किया जाएगा। जब तक चयन सही नहीं होगा तो क्वालिटी की बात करना भी उचित नहीं होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका योग्य, अनुभवी एवं कुशल व्यावसायिक दक्षता वाले अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक के रूप में कर सकेंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि केवल वही इस शिक्षण में प्रवेश कर सकते हैं जिनकी की अपनी ललक शिक्षा के प्रति है, जो अपने को समर्पित करना चाहते हैं, यानी इसको केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा पारदर्शी स्थानांतरण, यानी स्थानांतरण प्रक्रिया को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि अधिक मात्रा में स्थानांतरण न किया जाए, क्योंकि कोई भी शिक्षक है वो जब तक वहाँ समाज से क्या होता है रूबरू होता है तब तक उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो समाज, बच्चे और जो वहाँ का रहन सहन, भाषा है, उससे क्या किया जाए, शिक्षक को रूबरू होने दिया जाए। यदि अति आवश्यक है तभी उसका क्या किया जाए, स्थानांतरण किया जाए। उसके बाद विद्यालयों में समावेशी कार्य संस्कृति एवं अधिगम वातावरण निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कहने का मतलब है कि प्रधानाचार्य ये काम न करे कि तू ऑर्डर वाली प्रवृत्ति को समाप्त करना, शिक्षक स्वयं ही क्या हो कि मुझे ये कार्य करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, तो ऐसी प्रवृत्ति को विकसित करना कि हमें ऑर्डर वाली संस्कृति को न अपनाना पड़े, स्वयं ही शिक्षक क्या हो इस चीज के लिए अभिप्रेरित हो। अगला इसमें प्रधानाचार्यों के लिए और शिक्षकों के लिए 77 पेशेवर विकास हेतु संसाधन या अवसर उपलब्ध कराना, यानी कोई भी प्रशिक्षण होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे हैं, तो शिक्षकों को या प्रधानाध्यापकों को में इसमें क्या करना, प्रतिभाग करना या प्रतिभा के अवसर प्रदान करना है। और लास्ट में इसमें ये हायर एजुकेशन का है कि जो बीएड डिग्री कॉलेज है इनमें क्या किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी जो डिग्री कोर्स होंगे, शिक्षक प्रशिक्षण के जो कोर्स होंगे उनको अलग अलग स्तर से क्या किया जाएगा, संपादित किया जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु आ रहा है इसमें अध्यापक के बारे में कहा है। अध्यापक में की जो राज्य की वर्तमान स्थिति आपको पता ही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक तो शिक्षक तकनीकी का जो है उसको महत्तम ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आईसीटी का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी चीज को बढ़ावा दिया गया है। और नवाचारी को क्या हो, जो शिक्षक ऐसे हो जो कि नवाचार का क्या कर सके, अधिक से अधिक प्रयोग कर सके, और किसी भी शिक्षक के द्वारा जो नवाचार किया जा रहा है अन्य शिक्षकों के मध्य उसको क्या किया जाए, संचारित किया जाए, ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके।
अब इसमें जो है हमने कार्य योजना दी समिति ने, उसमें आपके सुझाव भी आएंगे, जो चीज आएंगे हम इसको सम्मिलित कर लेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सबसे पहले बेसिक एजुकेशन के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया, उसके बाद माध्यमिक एजुकेशन के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा को आगे तक बढ़ाया जाए, यानी लेक्चरर या इंटरमीडिएट स्तर पर भी ये क्या होगा, शुरू हो जाएगा। दूसरा है शिक्षकों को आईसीटी में दक्ष बनाया जाएगा। जो हमारा सुझाव है, आईसीटी में दक्ष बनाने के लिए विभिन्न आईसीटी प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और इन प्रशिक्षणों का अनुप्रयोग भी देखा जाएगा कि केवल एक प्रशिक्षण न रहकर इसका फीडबैक भी लिया जाएगा कि इसका अनुप्रयोग होता है कि नहीं होता है। तीसरा है इसमें शिक्षकों के उत्तरदायित्व का बोध करवाकर संप्रेषण क्षमता का विकास करना, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचरों को ऐसे अभिप्रेरित करना कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और स्वयं ही कार्य करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। इसी में अध्यापक में एक चीज आई है कि 2022 के बाद कोई भी पैरा टीचर नियुक्त नहीं होंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि वर्तमान में शिक्षा के ह्रास का कारण क्या है कि विभिन्न माध्यम से भर्ती स्रोत, शिक्षक बंधु, शिक्षा मित्र या कई पैरा टीचर रखे जा रहे हैं, जिसके कारण की क्वालिटी में भी क्या आ रहा है, ह्रास आ रहा है। तो 2022 के बाद कोई भी पैरा टीचर नियुक्त नहीं किया जाएगा और इसमें प्रत्येक राज्य अपने 3 साल की पॉलिसी तैयार कर लेगा। 3 साल की पॉलिसी का मतलब ये है कि हमारे अगले 3 साल में कितने टीचर रिटायर होने हैं वो पूरा तैयार करके उससे पहले ही भर्ती की प्रक्रिया संपादित कर ली जाएगी, ताकि कोई भी टीचर रिटायर होता है तो उसकी जगह पे स्वयं नया टीचर आ जाए। दूसरा इसमें भर्ती के लिए जो है मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ उत्तराखंड में जो भर्ती होती है आपको पता है कैसे होती है। लेक्चरर के लिए रिटर्न है, एलटी के लिए भी रिटर्न है और बेसिक में भी क्या है, नियमावली बन रखी, नियमावली के अनुरूप क्या होती है, भर्तियां होती है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में केवल लिखित को ही बिंदु न माना जाए बल्कि साक्षात्कार को भी अनिवार्य किया जाए। इसमें साक्षात्कार किस चीज का होगा कि जो भी अध्यापक आता है उससे कक्षा शिक्षण का जो है साक्षात्कार लिया जाए। बाकी साक्षात्कार नहीं है कि उससे जीके वगैरह, मेन इसमें उद्देश्य है कि उसके कक्षा शिक्षण की तकनीक को देखा जाए और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। दूसरा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी वो भी क्या करेगी, परीक्षा करेगी और उन परीक्षा के अंकों को भी क्या किया जाएगा, उसके नियुक्ति में उसको वरीयता दी जाएगी। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आया भी था इसमें कि भाषा के अंतर्गत, तो इसमें पॉलिसी ये कह रही है कि स्थानीय आधार पर स्थानीय शिक्षकों को ही नियुक्ति दी जाए, ताकि जो भाषाई संप्रेषण होगा वहाँ के बच्चों के अनुरूप होगा और शिक्षक वहाँ की जो भी संस्कृति है उससे जागरूक होगा और बच्चों के बीच एक समन्वय स्थापित हो सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी क्षेत्रीय शिक्षकों को क्या किया जाए, वरीयता दी जाए। दूसरा है रिमोट क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ रहती भी है, दिक्कत भी रहती है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि रिमोट दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के आवास के लिए क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, यानी सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाए ताकि शिक्षकों को प्रोत्साहन मिल सके। अगला बिंदु है इसमें शिक्षक स्थानांतरण प्रणाली, जो कि हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण रहा भी है, लेकिन अब एक्ट बनने के बाद थोड़ा इस पे कंट्रोल हो गया। तो हमारे राज्य में जो है स्थानांतरण एक्ट लागू होने के कारण पारदर्शी वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया विद्यमान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को कम से कम किया जाए, ताकि जो भी शिक्षक जहाँ पर कार्य कर रहा है वहाँ एक अपना जो क्षेत्रीय परिवेश है उसमें ढल सके, शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के बीच क्या हो, एक समन्वय बना रहे।
तो इसके लिए क्या किया गया, वैसे जो यहाँ से कार्य योजना गई बनाई हमने अभी, इसमें कुछ संशोधन होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें आया कि 5 वर्ष से पहले कोई स्थानांतरण न किया जाए, यानी कम से कम 5 वर्ष की अवधि एक जगह पर रहने दिया जाए ताकि शिक्षक वहाँ के परिवेश को जान सके और वहाँ के स्कूल के जो शैक्षिक वातावरण है उसको समृद्ध बना सके। इसमें एक चीज ये भी आई थी कि स्थानांतरण जब एक्ट बन गया तो हमारे यहाँ कई विद्यालय खाली भी हो गए, दुर्गम से सुगम में आ गए, लेकिन सुगम से दुर्गम में नहीं जा सके। तो जब हमारी कमेटी बैठी तो उसमें ये सुझाव रखा गया कि ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकारियों को ये व्यवस्था दी जाए कि 5-6 महीने तक वो किसी को वहाँ क्या कर सके, किसी भी शिक्षक की व्यवस्था कर सके। यानी ये अधिकार ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाना चाहिए कि कुछ समय के लिए किसी शिक्षक को वहाँ क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ताकि शिक्षा में कोई व्यवधान न हो। उसके बाद अगला है शिक्षा भर्ती मानक। ये मैंने आपको बता दिया है कि भर्ती मानकों में ये कहा गया है कि आगे तक, यानी अभी तक तो केवल हाई स्कूल लेवल तक टीईटी था, लेकिन ये कह रहा है कि आगे भी जो भर्ती के मानक होंगे इंटरमीडिएट स्तर तक टीईटी को क्या किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में केवल जो है लिखित परीक्षा जो होगी उसमें विषय को भी क्या किया जाए, अनिवार्य किया जाए। तो इस बार की जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उसमें 100 अंक का विषय है। जिस सब्जेक्ट का टीचर चुना जाएगा उसी सब्जेक्ट के 100 अंक का क्या होगा, प्रश्न पत्र होगा, ताकि ये पता लग सके कि अभ्यर्थी उस सब्जेक्ट विषय के अनुरूप है या नहीं है। और दूसरी चीज यही कही गई है कि उसमें साक्षात्कार को अनिवार्य किया जाए और साक्षात्कार में कक्षा शिक्षण को अनिवार्य किया जाए। तो बीच में ये भी आया था कि विद्यार्थी जो बच्चा आएगा वो डर जाएगा कमेटी को देख के, लेकिन उसमें फिर ये सुझाव आया था कि साक्षात्कार कमेटी में एक काउंसलर को भी रखा जाए जो कि उसको क्या करे, उत्साहित करे। इसी में शिक्षक भर्ती में एक चीज और आ रही है कि जो कोर्स होंगे, अब जो भर्ती होगी 2030 तक जो है बीएड 4 वर्षीय होगा। इस चीज को 2030 तक हमने करना है कि जो सिंपल इंटरमीडिएट स्तर तक बच्चा जाता है 4 वर्षीय बीएड कोर्स करेगा। और इस यानी शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए वही जो है इस लाइन में जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाएगा, छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप बीएससी कर ली, बीएड कर लिया, टीचिंग का भर लो, शुरू से ही वो बच्चा उस लाइन पे जाएगा जिसकी कि शिक्षण में क्या होगी, रुचि होगी। और अच्छे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए, विद्वान को आकर्षित करने के लिए इसमें क्या होगा, छात्रवृत्तियों का प्रोत्साहन किया जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि माना इंटर के बाद बीएड नहीं करता, कोई ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के लिए जो है क्या है, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। और किसी ने ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लिया तो उसके लिए क्या है, 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। शिक्षण में आने के लिए नए परिवर्तन होंगे। उसके बाद वर्तमान में ये भी कहा गया है कि टीईटी जो है चयन प्रक्रिया में, टीईटी में केवल जो है टीईटी पास करना ही है, लेकिन इसमें शिक्षण अभिरुचि का उतना ज्ञान नहीं हो पाता। तो वही चीज है कि फिर जो है परीक्षा के आधार पे दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस विषय के वरीयता के आधार पे या अंकों के वरीयता के आधार पे क्या किया जाए, चयन किया जाए। लेकिन चयन प्रक्रिया में फिर साक्षात्कार को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही कंफर्म किया, मतलब साक्षात्कार होना अनिवार्य। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आया है कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और आदि शिक्षकों की नियुक्ति। तो वर्तमान समय में ये है कि संगीत, कला, व्यायाम ये महत्वपूर्ण विषय क्या रहते, कई बार रिक्त रहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, जैसे भी आपने इससे पहले सत्र में देखा होगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स कोई कॉन्सेप्ट आया था, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो व्यावसायिक शिक्षक हैं इनको कॉम्प्लेक्स स्तर पर नियुक्त किया जाए, ना कि विद्यालय स्तर पर। उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने विद्यालय होंगे इन शिक्षकों को क्या किया जाएगा, वहां शिक्षण कार्य हेतु भेजा जाए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ रहा है इसमें वो है स्थानीय कला, शिल्प, कृषि, उद्यमिता, स्थानीय विशेषज्ञता की स्कूल की व्यवस्था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है, कल एक चीज आई भी थी कि जीवन कौशल, तो जीवन कौशल में ये पॉलिसी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स स्तर पर किसी भी क्षेत्र में जो विशेषज्ञ लोग हैं
विशेषज्ञ का मतलब कोई कृषि का विशेषज्ञ है, कोई उद्यमिता का विशेषज्ञ है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाएगा, इन विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी और वो अपने क्या करेंगे, जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान को क्या करेंगे, रोटेशनवार प्रत्येक विद्यालय में क्या करेंगे, उसका प्रशिक्षण देंगे। और इसके लिए जो विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए क्या होगी, मानदेय की व्यवस्था होगी। इससे क्या होगा, कृषि का क्षेत्र है, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र है, उद्यमिता का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे स्थानीय संस्कृति से भी क्या होंगे, रूबरू होंगे और उसी क्षेत्र में क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे या अपने जीवन यापन का साधन भी उसको बना सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें विषयवार रिक्ति का आकलन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने आपको ये बताया भी था कि लगभग वर्तमान समय में देश में 10 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि प्रत्येक राज्य अपने 3 साल का जो समय सारणी है विषयों की या प्राथमिक स्तर पर पीटीआर का जो रेशियो है उसको क्या कर ले, तैयार कर ले। जो सारणी रहेगी उसके आधार पे क्या होगा, नियुक्तियों का जो आकलन है उसको क्या कर ले, पहले से ही तैयार कर ले, ताकि कोई भी शिक्षक यदि रिटायर होता तो उसकी जगह नया शिक्षक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो राज्य ने सुझाव दे रखा है इसमें यह है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षकों की रिक्तियों और पदोन्नति का पूर्व से ही विषयवार आकलन किया जाएगा और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी हम ऑनलाइन पूरा देख सकते हैं कि कौन टीचर कब रिटायर हो रहा है, कौन सा विषय कब खाली हो रहा है। तो उसके बेस पे क्या होगा, नई नियुक्तियों का भी आकलन आसानी से हो सकेगा। ऐसे प्राथमिक स्तर में पीटीआर शिक्षकों के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी कि बच्चे कहीं बढ़ रहे हैं या बच्चे कहीं घट रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसका अगला बिंदु है छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं समुदाय के मध्य संवेदनशील व समावेशी कार्य संस्कृति के वातावरण का सृजन। सबसे मेन बिंदु है समावेशी वातावरण का जो सृजन है। इसमें क्या होता है, स्कूलों में देखने को मिलता है अधिकतर कि टीचर इधर है, प्रधानाचार्य इधर है, अभिभावक जो है स्कूल से कोई मतलब ही नहीं, केवल बच्चा भेजा हो गया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य और छात्रों के मध्य क्या होना चाहिए, समावेशी संस्कृति का विकास होना चाहिए। यानी प्रत्येक को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और इसके लिए मुख्य बिंदु ये है कि इनके बीच क्या किया जाए, बैठ के आयोजित की जाए। जब बैठ के आयोजित होंगी तो अपने आप ही एक अपनत्व की भावना आएगी और प्रत्येक जो है विद्यालय को अपना समझकर, बच्चों को अपना समझकर उसके प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। तो इसके लिए जो हमने कार्य योजना बनाई है उसमें यह है कि विद्यालय में आवश्यक रूप से समावेशी अनुकूल कार्य संस्कृति वातावरण विकास के लिए समय समय पर समुदाय, शिक्षक, प्रधानाचार्य का सामूहिक प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। सामूहिक समारोह में सामूहिक प्रतिभागिता की व्यवस्था की जाएगी और जब मूल्यांकन का स्टेप आएगा तो वहां पे भी आ रहा है कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों के मूल्यांकन में ये भी देखा जाएगा कि इन्होंने प्रतिभाग किया है कि नहीं किया है। उसके बाद बिहेवियर एस्पेक्ट को प्री सर्विस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी किसी की रुचि नहीं है शिक्षण में, लेकिन शिक्षण में आने के लिए यदि प्री सर्विस ट्रेनिंग होगी तो उसको ऐसा मोटिवेट किया जाएगा कि शिक्षण के प्रति क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। सबसे मेन है इसमें भौतिक संसाधन सबसे पहले आवश्यक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्वालिटी की बात तब हम करते हैं जब तक हमारे पे पूरा क्या होगा, संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले क्या होगा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, शैक्षिक उपकरण, कंप्यूटर, लैब आदि प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक होगी। जब ये चीजें आवश्यक होंगी तभी हम क्वालिटी की बात कर सकते हैं। अनुकूल कार्य संस्कृति एवं समावेशी वातावरण निर्माण के लिए हमने देखा था प्रवेश उत्सव भी हम चला रहे थे, इंग्लिश स्पीकिंग डे भी चल रहा था, लेकिन केवल एक खाना पूर्ति तक रह जाता है, उसका वास्तविक उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसी प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा और आगे ले जाना पड़ेगा। अगला आता है इसमें, अगला बिंदु जो है, जो हम कराते भी हैं और हमारे यहाँ होता भी है, सतत व्यावसायिक विकास। तो सतत व्यावसायिक विकास में
हमारे यहाँ जो चल रहा है वर्तमान में प्रधानाचार्यों का 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स लीडरशिप का भी चलता है, 5 दिवसीय कोर्स भी चल रहा है और शिक्षकों का भी निष्ठा के माध्यम से क्या चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि प्रत्येक वर्ष अध्यापक के द्वारा स्वेच्छा से 50 घंटों का व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी है। और इसके माध्यम अलग अलग है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी सेंटर में जाके भी कर सकते हो या किसी अन्य दूसरे माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रशिक्षण सबके लिए क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। हमने यहाँ से जो भेजा है कार्य योजना जो हमने बनाई है उसमें हमने लिखा है शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए अकादमिक संस्थान जो हमारे SCRT, CMAT, डाइट, CTE, IAC, IASC, इनको क्या करना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है अध्यापकों को विभिन्न माध्यमों से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। पार्ट टाइम, सायंकालीन, मिश्रित तथा ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, शाम के टाइम पे भी कोई पार्ट टाइम ट्रेनिंग जो है कोई इंस्टीट्यूट चला सकता है, ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग चल सकती है, तो इसके माध्यम से भी शिक्षक क्या करेंगे, अपने सतत व्यवसायिक विकास का प्रशिक्षण दे सकेंगे। अब इसमें एक चीज आ रही है कैरियर मैनेजमेंट, जो सबसे मेन चीज है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि शिक्षकों के ह्रास का कारण क्या होता है कि कोई भी शिक्षक जब भर्ती हो जाता है तो भर्ती होने के बाद जो अच्छा शिक्षक भी है उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। यदि पदोन्नति की प्रक्रिया, तो पदोन्नति की प्रक्रिया में भी क्या होता है, उसको सीनियरिटी बेस पे या समय अवधि के आधार पे क्या होता है, अगला प्रमोशन दिया जाता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। यदि कोई टीचर क्या है, अधिक योग्य है, योग्यता के मानक भी उन्होंने बता रखे कि कौन कौन से योग्यता के मानक होंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे सकते हैं। ये नहीं कि जब तक टाइम होगा, जब तक सीनियरिटी में नंबर आएगा, उससे पहले उसको क्या मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी का नाम होगा NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, यानी ये कमेटी बनेगी। और इस कमेटी के में जो मानक निर्धारित करेंगे, वो मानक कौन करेंगे, NCERT करेगा, NCTE करेंगे, SCERT करेगा, और जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है वो संस्थान इन मानकों को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अब मानक क्या होंगे, उसने कह रखा है कि मानक जो है 2 प्रकार के मानक होंगे। एक मानक में तो ढील दी जा सकती है, लेकिन जो दूसरे प्रकार का मानक है उसमें कोई भी ढील नहीं दी जाए। तो पहले प्रकार का जो मानक है उसमें रखे गए हैं, सबसे पहले जो मेन है नियमित उपस्थिति। जो भी शिक्षक होगा, शिक्षक का जब मूल्यांकन किया जाएगा तो मूल्यांकन में सबसे जो मानक ऐसे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला मानक है नियमित उपस्थिति, यानी मूल्यांकन करते समय शिक्षक की उपस्थिति को भी देखा जाएगा। दूसरा जो मानक है वो समयबद्धता, यानी समय पे विद्यालय आना, समय पर अपनी क्लास को लेना, ये दूसरा मानक है। तीसरा मानक इन्होंने रखा है कि शारीरिक दंड का इस्तेमाल न करना, यानी जितना हो सके बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक दंड का जो शिक्षक इस्तेमाल नहीं करेगा उसको क्या होगा, अच्छे अंक दिए जाएंगे। तीसरा है इसमें स्कूल समारोह एवं बैठकों में प्रतिभागिता। मैंने पहले बताया था कि ये पॉइंट आएगा, तो इसमें ये भी देखा जाएगा कि कोई भी शिक्षक किसी भी फंक्शन में कितनी प्रतिभागिता करता है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यानी ये ऐसे मानक हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरे प्रकार के जो मानक हैं उन मानकों में लिया गया है कक्ष में प्रभावी शिक्षण। जो पहला होगा, कक्ष में किस प्रकार का शिक्षण उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा कैसे किया जा रहा है, अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ शिक्षक की सहभागिता कैसे है, और गुणवत्ता पूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षक के द्वारा कैसे किया जा रहा है। तो इन मानकों के आधार पर क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो इन्हीं मूल्यांकन के आधार पे फिर उसको क्या मिलेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती कि इन मानकों पे जो भी शिक्षक अच्छे अंक प्राप्त करता है उन अंकों के आधार पर ही उसको क्या पदोन्नति और वेतन लाभ दिया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि समय अवधि पूरी नहीं हुई है या मेरे से अभी सीनियरिटी लिस्ट बनी नहीं है तो
नए जो पॉलिसी है वो कह रही है मानकों के आधार पर ही पदोन्नति और वेतन का लाभ दिया जाए। यानी जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षक होंगे अपने आप ही क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। और उनका कहने का ये कि जो इन कार्यों में अच्छे प्रोत्साहित होंगे उनको सीआरसी से लेकर आगे हायर तक जो है क्या किया जा सकता है, पदोन्नत किया जा सकता है। परफॉर्मेंस का जो मूल्यांकन है वो शिक्षक का जो होगा वो कौन करेगा, स्कूल का जो मुख्य है, नंबर 1 स्कूल का मुख्य, और कॉम्प्लेक्स में जो क्या होंगे, अभिभावक होंगे। उस स्कूल का मुखिया और उस स्कूल के जो अभिभावक होंगे उसके द्वारा शिक्षक का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। उस स्कूल का जो मुखिया होगा उसका मूल्यांकन कौन करेगा, जो कॉम्प्लेक्स का मुखिया होगा और जो बीईओ होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और कॉम्प्लेक्स का मुखिया किसका मूल्यांकन करेगा, जो स्कूल का मुखिया होगा। इसी प्रकार आगे स्कूल कॉम्प्लेक्स के मुखिया का जो मूल्यांकन होगा वो कौन करेगा, बीईओ और डीईओ। अच्छा, इसी में एक चीज है कि ये तो नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, स्टेट लेवल पे ऐसे ही क्या हो जाएगी, SPST, स्टेट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। इसमें भी क्या होंगे, SCRT, डाइट, CRC, BRC क्या करेंगे और जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है क्या करेंगे, इन मूल्यांकन के बिंदुओं का चयन करेंगे। यह भी काम होगा, क्या क्या इसमें बिंदु रखे जाएंगे और 2030 के बाद इन बिंदुओं पर पुनर्समीक्षा की जाएगी, कौन से बिंदु हटाने और कौन से नए बिंदु आएंगे। इसके बाद इसमें एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि जो शिक्षक अकादमिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको क्या है, अकादमिक क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाए। यानी सबसे पहले CRC, फिर BRC, डाइट और SCRT में ऐसे शिक्षकों को क्या किया जाए, पद स्थापना की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण संस्थानों में भी क्या रहेगी, गुणवत्ता रहेगी। दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि शिक्षक शिक्षा का संवर्ग क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, ताकि जिनका रुझान अकादमिक क्षेत्र की ओर है वो अकादमिक क्षेत्र में अपना कार्य कर सके और ऐसे शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना। इसके बाद कुछ मुख्य बिंदु ध्यानी जी आपको बताएंगे जो छूट गए, ध्यानी जी को